हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास एवं वृद्धि के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। क्योंकि देखिए, अब हमारी जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है उसका हमें इंट्रोडक्शन करना होता है, डेफिनेशन करनी होती है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स हो जाते हैं और उसके बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास होती हैं और उसी में से हमारे साथ होता है कि जो वृद्धि और विकास है उसके सिद्धांत क्या हैं। और ये जो सिद्धांत है वो काफ़ी सारे सिद्धांत हैं और ये जो सिद्धांत हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो जिसमें आपसे जो है वो टीचिंग से संबंधित आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको CDP आती है ना, तो वहाँ पर ही आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है कि आप BEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं या कोई टीचिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपको रिटन फॉर्म में भी चाहिए होता है। तो मैंने पूरा जो है आपको रिटन फॉर्म में हिंदी मीडियम में पढ़ाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल के साथ इसको करवाऊंगी। मैंने DLEd कर रखी है और मैं BEd अभी कर रही हूँ, तो मैं अच्छे से आपको अच्छी जो चीज़ें हैं एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा भी पाऊँगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगी, आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि व्यक्ति विशेष में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन कुछ विशेष सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो किस बेस पे होते हैं, वो होते हैं हमारे कुछ प्रिंसिपल्स के बेस पर। तो चलिए हम सीधा प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमारे पास आया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस होती है, यानी कि जो विकास होता है वो आपका कभी रुकता नहीं है। ठीक है, आपका विकास हमेशा चलता रहेगा। जब से आपके माँ के पेट में बच्चा जब एक भ्रूण को धारण कर लेता है तब से लेकर उसकी व्यक्ति की मौत तक आपका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है, वो कभी भी नहीं रुकता है। ठीक है, और एक छोटे से नगण्य आकार से आपका जीवन प्रारंभ होकर हम सबके व्यक्तित्व के सभी जो पक्ष होते हैं, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है आदि, इन सभी का जो विकास होता है वो धीरे धीरे करके जो वो कंटिन्यू होकर चलता ही रहता है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है, अब यहाँ पर दो चीज़ों में कंफ्यूज लोग ज़्यादातर हो ही जाते हैं, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो ग्रोथ होती है वो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को ही देखती है, आपका साइज़ कितना बड़ा है, आपकी हाइट कितनी बड़ी है, आपका जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उससे संबंधित हो जाती है हमारी ग्रोथ। लेकिन आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी समाज, आप समाज में किस तरह से बात करते हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डेवलपमेंट में आ जाती है और इसी में ही ग्रोथ भी आ जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होती है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है, वो चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हम समाज में नए नए लोगों से मिलते ही रहते हैं, हमारी सोच समझ, हमारे विचार करने की, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो भी डेवलप होती ही रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन आपके शरीर की जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पर आके कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम स्टेजेस की बात करते हैं ना, डेवलपमेंट की स्टेजेस की, तो उसमें जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है या फिर उसका जो विकास होता है वो एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में जो होती है, जैसे हम इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो हमारी 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है ना वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है, बहुत जल्दी से बच्चे का जो शरीर है, उसके जो अंग हैं वो थोड़े से मजबूती पकड़ने लग जाते हैं और कुछ अंग जो है विकसित होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब हम बाद की बात करते हैं, जैसे हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो ये जो एक स्टेज होती है ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी रुकने लग जाती है। ठीक है, मतलब इतनी तेज़ गति से आपका जो शारीरिक विकास है वो इतनी तेज़ गति से नहीं होगा। लेकिन जब आप एडोलेसेंस के स्टेज में आ जाते हैं, जब आप एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो आपकी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, या मैं कहूँगी कि आपका जो फिज़िकल चेंज है, जो शारीरिक परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे हम फिज़िकल ग्रोथ नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे फिज़िकल परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, यानी कि शारीरिक परिवर्तन शब्द अच्छा रहेगा, क्योंकि आप
जैसे आप एडोलेसेंस की स्टेज में हैं, जो कि 13 से 19 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको एडोलेसेंस की स्टेज में माना जाता है। तो इनका जो शारीरिक विकास होता है ना, आपको पता है सबका शरीर होता है पूरा, ठीक है, मुंह या हाथ पैर सब कुछ बन चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी में चेंज शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बॉडी के पार्ट बने शुरू हो जाते हैं, आपके बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम औरतों की ऊपरी हिस्से की बात करते हैं, चेस्ट की बात करते हैं, तो वो पहले से ही होते हैं, लेकिन एडोलेसेंस में आके वो उनमें थोड़ा सा उभार आने लग जाता है, उनके साइज़ में थोड़ी चेंज आने लग जाते हैं, उनको पीरियड्स आने लग जाते हैं। लड़कों में भी शारीरिक बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो इस उम्र में आने लग जाते हैं, ठीक है। तो शारीरिक परिवर्तन जो है वो आने लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसकी जो एक हमारी दर होती है, ठीक है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, जो रेट होती है वो एक जैसी नहीं रहती। यानी कि आप इन्फेंसी स्टेज में बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगेंगे, फिर आप अर्ली जो चाइल्डहुड है या जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें थोड़ा थोड़ा आप रुक जाएंगे, लेकिन एडोलेसेंस में फिर से आप एकदम से जो है वो गति पकड़ लेंगे, आपकी हाइट बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं रुकने शुरू हो जाती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना लाजमी है, ठीक है, और ये चीज़ भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही आ जाता है, क्योंकि जैसे अब ये भी एग्जांपल दिया जाता है कि जो दो ट्विंस होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं उनमें भी चेंज पाया जाता है, भले ही उनकी एक ही जैसी हाइट हो, एक ही जैसी आवाज़ हो, एक ही जैसा उनके डिसीजन मेकिंग हो, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, या जो पसंद नापसंद होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होता ही होता है। पूरी तरह से उनके बीच में एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब ट्विंस में हमें एक जैसे सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलती हैं तो आम जो लोग हैं या आम जो भी नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में तो डिफरेंसेस होते ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी कि विकास क्रम की एक रूपता, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे लिखा है विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता में दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्य में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे मैं अभी ये वाला पॉइंट करा के हटी हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, तो हमने अभी बात करी थी कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, ठीक है, किसी की मेंटल हेल्थ जो होती है बिल्कुल अलग होती है, वो डिसीजन नॉर्मल लोगों से नहीं ले पाता है ज़्यादा, ठीक है, तो ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है कि नहीं, ये चीज़ तो है हमारी, है ना, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लेकिन अगर एक ही जाति के कुछ लोगों के बीच में हम विशेषताओं को देखने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा, उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर ये बोला कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है ही, ठीक है, लेकिन हमारे बीच में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी भी देखने को मिल जाती है, वो भी सिर्फ एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों के बीच में। क्योंकि आप चाहे भारत ले लें, अमेरिका ले लें, कोई भी देश का बच्चा ले लें, जब वो माँ के गर्भ में होगा तो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होगी, यानी कि जो उसका शरीर बनना शुरू होगा, तो सबसे पहले उनका सर ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के बच्चा जो है उसका पेट पहले बनेगा फिर पैर बनेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी देश का बच्चा ले लो, उसका जो सबसे पहले शरीर बनेगा वो सिर से ही शुरू होगा, उसके बाद उसका बाकी जो शरीर के बॉडी पार्ट्स है वो बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज़ें पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है, यानी कि कोशिश करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, आप 0 से 2 साल का बच्चा ही मान लेते हैं, ठीक है, उसको आपने खाने के लिए दिया है और आपने चम्मच भी दे दी, तो वो डायरेक्टली चम्मच से खाना खाना नहीं सीखेगा। आप उसको चम्मच भी नहीं दोगे, खाना दे दोगे, तब भी वो खाने को सही से पकड़ ही नहीं पाएगा।
वो क्या करेगा, नॉर्मल जो है अपने हाथों से उस खाने को उठाने की, किसी भी तरह से हाथ में आ गया तो आ गया, नहीं तो मुंह में गिर गया, नहीं तो फिर नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से है कि जब बच्चा चम्मच से भी खाने की कोशिश करता है तो डायरेक्ट चम्मच पकड़ में नहीं आती। आपने देखा हो कि हम जो उंगलियों से, हम अंगूठे से और 2 उंगलियों से चम्मच को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन छोटा बच्चा क्या करता है, पूरे हाथ से उस चम्मच को जो है पकड़ने की कोशिश करता है, तब जाके वो खाना शुरू करता है। लेकिन धीरे धीरे करके उसे समझ में आने लग जाता है कि मुझे चम्मच को पूरे हाथ से नहीं पकड़नी है, मुझे 2 उंगलियों से, एक अंगूठे से जो चम्मच को पकड़ के खाने की कोशिश करनी है। तो यही चीज़ लिख रखी है कि बच्चा जो है पहले जनरल वाली चीज़ें करता है, फिर वो स्पेसिफिक। जनरल इसलिए क्योंकि आप कोई भी बच्चा देख लो, सभी इसी तरह से शुरुआत करेगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चम्मच दे दी और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। ये जनरल है जो सभी बच्चे करते हैं। स्पेसिफिक में आ जाता है कि बच्चा अब पता लग गया है उसको कि मुझे किस तरह से उसको जो है चम्मच को पकड़ के खाना खाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ से मैं बिल्कुल भी रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ और उसी में अपना एक्सप्लेन है वो शुरू कर रही हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आप इसको रीड करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान इसी पे चला जाएगा। आप रीड भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स बिल्कुल सही पॉइंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल भी लास्ट में दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। हमने ये वाला जो पॉइंट किया था ना, ये वही है जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि जो बच्चा होता है वो सामान्य बच्चे का जो विकास होता है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, जो हमने चम्मच के एग्जाम्पल लिया। आप पेपर में ये लिख दोगे, ठीक है। अब इसमें हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में होता है कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि एक जो बच्चा होता है ना, जैसे बच्चे को स्टार्टिंग में, छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको रोना है। रोना इसलिए है क्योंकि उसे खाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, पूरे शरीर से रोएगा। पूरे शरीर से रोने का मतलब है कि वो इधर उधर हाथ मारेगा, पैर मारेगा, मतलब उसको ये नहीं पता कि मुझे सिर्फ मुँह से रोना है, अगर मेरे हाथ पैर ना चलाऊँ मैं तब भी रो सकता हूँ। उस बच्चे को ये नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कर करके उस बच्चे को ये पता लगने लग जाएगा कि नहीं, मुझे रोना है तो सिर्फ मैं मुंह फाड़ के रो सकता हूँ, मुझे अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा है जो इसमें दिया हुआ है कि बच्चा जब कोई भी काम करता है तो वो एक ही चीज़ से करेगा, ठीक है। या तो वो किसी चीज़ को देख ही लेगा या फिर वो चीज़ को हाथ से कर ही लेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो क्या करता है, उस काम को एक साथ में देख भी रहा होता है और उस चीज़ को देखकर हाथों से उस काम को कर भी रहा होता है। जैसे कि हम बड़े लोग हैं, ठीक है, हम लोग एक साथ में बहुत सारे काम करते हैं। हम टीवी देखते हुए नोट्स बना रहे होते हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे होते हैं, फ़ोन चलाते हुए हम बहुत सारी आसपास की चीज़ों पर भी फोकस कर पाते हैं, कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में कर पाते हैं। तो ये जो काम होता है बच्चा धीरे धीरे करके उम्र के साथ में करना शुरू करता है। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का मतलब है कि हमने अभी एस्पेक्ट की बात करी है ना, कि जो विकास होता है वो सामाजिक होता है, हमारा सांवेगिक होता है, भावनात्मक होता है, फिजिकल होता है, तो ये सारे हमारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट है ना, इन्हीं को बोल के रखा है कि ये जो सारे एस्पेक्ट है ना, ये आपस में इंटर रिलेशन है, आपस में जुड़े हुए हैं, परस्पर इनमें संबंध है, ठीक है। जैसे सबसे पहली लाइन में लिखा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। और अगर इनमें से किसी एक को भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बाकियों को ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ कि एक बच्चा है जिसका शारीरिक शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो चल नहीं सकता, तो इससे उसका नुकसान क्या होगा, वो सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो चल नहीं सकता तो ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकता। अब ज़्यादा लोगों से मिलेगा नहीं तो उसका सोशलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, वो नहीं मेंटली रिटार्डेड हम बच्चे को बात करें, तो भी वो समाज की बातों को समझ ही नहीं पाएगा। भले उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सोशली लोगों के बीच में जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा, खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो यानी कि कोई भी आप एस्पेक्ट ले लो, वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक को प्रॉब्लम हो गई तो दूसरे को तो होनी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, कि जो डेवलपमेंट होती है वो भविष्यवाणी, हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है।
तो उसमें लिखा है कि एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे से लिया जाने वाला चित्र ये बता सकता है कि उसका आकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक छोटे बच्चे की कलाई का एक्सरे किया तो हम उसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चल के उस बच्चे की जो कलाई है वो कितनी डेवलप होगी। क्या उसका हाथ जो है वो बौना रह जाएगा, क्या उसका हाथ नॉर्मल लोगों की तरह होगा, क्या उसमें कुछ डैमेज हो जाएगा, या मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आगे चल के हो जाएगी। तो यानी कि जो विकास होता है उसकी हम आगे चल के भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, ये पीछे से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब पड़ोसी भी साथ में रहते हैं तो मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकती, भले ही बोलने का कितना मन क्यों ना कर रहा हो ना, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। डेवलपमेंटल डायरेक्शन का यहाँ पे ये बात करिए कि जो विकास होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास आता है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा हमारे पास आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब सेफेलोकॉर्डल जो है, क्योंकि सी है, सी से हम सिर लगा लेंगे। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होती है ना वो हमारी सेफेलोकॉर्डल होती है, यानी कि पहले जो बच्चा होता है उसका विकास सर से शुरू होकर जो है वो, ठीक है, सिर से शुरू होकर पैर तक जाता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट आपके हेड से लेकर टो तक जाता है उसको हम सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो हमारा डेवलपमेंट है जो आपके मध्य से लेकर, यानी आपके शरीर के बीच से लेकर आपके हाथों तक जाता है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हिंदी भी समझ में नहीं आती है, आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी, क्योंकि भले ही आप हिंदी मीडियम के क्यों ना हो, लेकिन हिंदी भी पढ़ लेनी पड़ती है। ये मैंने ज़िंदगी बहुत फेस किया हुआ है। मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ और कई बार पेपर्स में एग्जाम में बैठते हैं ना तो हिंदी नहीं समझ में आती, इंग्लिश समझ में आ जाती है। वो बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम होती है। हाँ, बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर ये लिख रखा है, स्पाइरल का इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ कि जो डायरेक्शन होती है वो हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो स्पाइरल होती है। ऐसा नहीं बिल्कुल एक रेखा की तरह चल रही है। स्पाइरल में आपने भी हम ऊपर पढ़ के हटे हैं कि इन्फेंसी में आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर अडोलसेंस में तेज़ हो जाएगी, फिर रुक जाएगी। तो यानी ये स्पाइरल जो हमारी डेवलपमेंट है वो स्पाइरल चल रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं कि हाँ जी आपका जन्म हो गया, बढ़ते ही चले गए, बीच में आप रुक भी रहे हो, इसलिए इसको स्पाइरल कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल का जो है यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो रीड कर लेना। चलो मैं रीड कर देती हूँ। प्रॉक्सिमोडिस्टल का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का, हाथ का और हाथ की उंगलियों का तथा तत्पश्चात इन सब का पूर्ण रूप में संयुक्त विकास हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे शरीर का जो बीच का हिस्सा है वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है, फिर आपके हाथ डेवलप होते हैं, फिर आपके जो पूरा जो बाजू होती है, फिर आपका जो हैंड है और जो फिर उंगलियां हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। तो ये जो वाला पॉइंट है इसमें आप ये वाला बना दीजिएगा। ठीक है, ये जो है ये लीनियर और स्पाइनल जो स्पाइरल है ना उसका एग्जाम्पल है, तो आप इस तरह का बना देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट टीचर के माइंड पे पड़ जाएगा। आपको नॉलेज बहुत होती है लेकिन टीचर को किस तरह का लिखा हुआ होना चाहिए ये आपने उस हिसाब से सोचना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल है, बिल्कुल लीनियर नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये वर्तुलाकार है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सीधी सी बात है, वृद्धि और जो विकास की प्रक्रिया है वो वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। क्योंकि जैसे हम अगर ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, तो ये आपके पेरेंट्स से भी आपको मिल सकता है। जिस तरह के आपके माँ बाप होंगे आपका शरीर भी उस तरह का ही हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके माँ बाप बौने हैं, उनकी हाइट छोटी है तो आप भी छोटे रह जाएंगे। उनकी आँखों का कलर जो भी है तो वो आपको भी मिल जाएगा, उनकी आँखों का जो कलर होता है। और कई बार ये भी चीज़ हो जाती है कि अगर माँ बाप के अंदर जो गुण होते हैं, जैसे कोई एक्टर है, जैसे कोई सिंगर है, तो उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो बच्चों के अंदर भी हेरिडिटी आई जाती है। वो बच्चा ऑटोमेटिकली जब बड़ा होता है तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है, वो डांस बहुत अच्छा करने लग जाता है, तो ये हेरिडिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ जो है वो हमारे बाकी चीज़ों की बात करते हैं, शरीर को छोड़कर बाकी चीज़ों की जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे वातावरण से ही मिलती है। जिस तरह का वातावरण हमें मिलेगा हम वैसे ही ढल जाएंगे। अगर हम एक बहुत ही घटिया इलाके में रह रहे हैं जहाँ मार काट चलती रहती होगी तो बच्चा वैसे ही बन जाएगा,
भले ही उसके पेरेंट्स को चीख चीख के बोले कि नहीं बेटा तूने ये काम नहीं करना, बट बेटा करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो देख रहा है। हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमसे इतना परिवार से नहीं सीखते जितने बाहर के लोगों से सीखते हैं। तो आप उनको, अगर आपके सामने किसी का मर्डर किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है और अपने बच्चों को बता रहे हो कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, उस बच्चे ने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई, तो वो कैसे उसको भूल जाएगा? ठीक है। अगर आप एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ लोग बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके जी रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चा भी उसी तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो हमारा जो डेवलपमेंट कैसी होगी ये हमारी हेरिडिटी पर भी पूरा डिपेंड करता है और हमारे इन्वायरमेंट पे तो कुछ ज़्यादा ही करता है। ठीक है। तो ये जो है पूरे हमारे 11 पॉइंट हैं, प्रिंसिपल जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया होगा या कोई भी टॉपिक आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बना दूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो मैं हर तरह की एजुकेशन देने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे पास टॉपिक आ जाता है ना मैं उसके बना देती हूँ। ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका दिल करता है दिल से तो कर देना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।